हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमेथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो है फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ व्हाइट बटन मशरूम प्रोडक्शन। इस वीडियो में मैं वो सारे फैक्टर डिस्कस करूंगा जो मशरूम के अलग अलग फेज में हम यूज करते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं वीडियो। फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी किसकी? व्हाइट बटन मशरूम की। क्लियर? ये अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेरियस पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ कंट्रोल करने हैं मशरूम प्रोडक्शन में, कंपोस्टिंग से लेके ग्रोइंग तक। ग्रोइंग जो जहां पे हम मेन ग्रोइंग कर रहे हैं वहां पे भी फैक्टर हम कंट्रोल करते हैं, कंपोस्टिंग में भी हम कुछ फैक्टर कंट्रोल करते हैं। ये सारे हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास पीएच होता है, कंपोस्ट एंड केसिंग। कंपोस्ट और केसिंग दोनों का पीएच, ठीक है। सेकंड है मॉइस्चर कंटेंट। पहला है पीएच, सेकंड है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कंपोस्ट एंड केसिंग। थर्ड है आपका माइक्रोबायोलॉजी ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट की माइक्रोबायोलॉजी, केसिंग की माइक्रोबायोलॉजी, टेम्परेचर। उसके बाद आ गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देन नेक्स्ट आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो है मेन फैक्टर। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर जो कि प्रोडक्शन कितनी होगी ये डिसाइड करता है, वो है एयरिंग प्रोसीजर फॉर फ्रूटिंग। ये जो फैक्टर है ये डिसाइड करता है आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहां पे जो मैं एक नहीं डिस्कस करूंगा वो है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ कंपोस्ट एंड केसिंग। ये अलग से इसका एक पूरा टॉपिक है, इसको मैं उसमें कवर करूंगा। यहाँ पे बाकी सारे पैरामीटर्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले आ गया पीएच। पीएच जैसे कि अभी पहली वीडियो में बना चुका हूं, पीएच दो फैक्टर यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा जिप्सम। क्लियर? पीएच हमने जो डिस्कस किया था, पीएच किसी भी कंपोस्ट का हम 7.2 टू 8 रखते हैं, या हम कह लो न्यूट्रल टू 8 रखते हैं, ठीक है। ये हमारा जो पीएच ये हम कंट्रोल करते हैं। इसमें मैंने पहले भी डिस्कस किया है, या पीएच बहुत ज्यादा है 8 से बहुत ज्यादा ऊपर है, या पीएच 8 से 7 से बहुत ज्यादा नीचे है। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे क्या करते हैं? कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, ये ऐड करते हैं। क्लियर? ये दोनों चीजें हम ऐड करते हैं। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इनिशियल माइसीलियम ग्रोथ का। माइसीलियम ग्रोथ कब होगी? जब ये पैरामीटर प्रॉपर होगा। सेम केसिंग का, केसिंग में भी माइसीलियम ग्रो करना है, और अपना आपका जो कंपोस्ट है उसमें भी माइसीलियम ग्रो करना है। तो दोनों का पीएच नियरली इतना होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो तो व्हाइट प्लास्टर मोल्ड के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्लियर? व्हाइट प्लास्टर मोल्ड आपका मेजी इन्वेड कर देता है। नेक्स्ट है हमारा गुड यील्ड, जो ऑब्वियस है अच्छी प्रोडक्शन हमें किस पे मिलेगी? 7 टू 8 पीएच पे। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है जी। नेक्स्ट आ जाइए मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कंपोस्ट एंड केसिंग ये डिस्कस करेंगे। इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है फेज 1, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं फेज 1 सीजनल कंडीशन में, हम तो हमारा तो सारे फेज स्टार्टिंग में जो ले रहे हैं 75% मॉइस्चर। क्लियर? नेक्स्ट है जी आपका ऑप्टिमम। अगर जो नेचुरल कंपोस्ट है, यानी कि जब आपकी फेज 1 से फेज 2 में प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपका कंपोस्ट निकल रही है, नेचुरल कंपोस्ट। यहाँ पे मैं दो वर्ड यूज हमने नए किए हैं, एक है नेचुरल कंपोस्ट, एक है सिंथेटिक कंपोस्ट। सिंथेटिक कंपोस्ट वो है जहाँ पे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, उन्हें हम सिंथेटिक कंपोस्ट, जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, क्लियर, अपना डाई अमोनियम सल्फेट, या यूरिया, या सुपर फॉस्फेट। क्लियर? ये ऐसे जब हम बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं तो उसको हम सिंथेटिक कंपोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक कंपोस्ट। नेचुरल कंपोस्ट जहां पे हॉर्स मैन्योर यूज हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए हमने नाइट्रोजन सोर्स यूरिया ना के बराबर दिया है, आपका नाइट्रोजन सोर्स है अपना चिकन मैन्योर नाइट्रोजन सोर्स है, डी ऑयल्ड केक जिसे हम खली कहते हैं, खली नाइट्रोजन सोर्स है, व्हीट ब्रेन नाइट्रोजन सोर्स है, राइस ब्रेन नाइट्रोजन सोर्स है, कार्बन सोर्स हम मोलेसेस यूज कर रहे हैं। जहां पे ये सारा मटेरियल यूज कर रहे हैं उस कंपोस्ट को हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट या नेचुरल कंपोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया, अगर कहता है 72% मॉइस्चर, अगर हम आपका मान लीजिए मॉइस्चर हाई है,
अगर आपका मॉइस्चर हाई है कंपोस्टिंग के टाइम पे, तो बहुत एक आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी, आपका स्पॉन रन बहुत स्लो होगा। उसका स्पॉन रन स्लो होने का क्या होगा, आपका जो बैग है, बैग में जो इंटर स्पेस है, मतलब जब हम भूसा भरते हैं तो बीच में बहुत सारी खाली स्पेस बच जाती है, उस स्पेस को हम इंटर स्पेस करते हैं। अगर मॉइस्चर ज्यादा है, आपके इंटर स्पेस में मॉइस्चर है, तो आपका माइसीलियम प्रॉपर रन नहीं करेगा। और कुछ सर्कमस्टांस में तो ऐसा हो जाएगा कि जो आपका माइसीलियम है अगेरिकस बायोस्पोरस का, वो उसकी डेथ ही हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन कह लो बहुत ज्यादा लो हो जाती है, प्रोडक्शन आपकी ना के बराबर हो जाती है। फर्दर अगर माइसीलियम ज्यादा है तो यहाँ पे भी आपका ब्राउन प्लास्टर मोल्ड, ब्राउन प्लास्टर मोल्ड या व्हाइट प्लास्टर, ये आ जाता है। क्लियर, ये दो डिजीज आ जाती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास अब टेम्परेचर। टेम्परेचर हम फेज 1 से लेके फेज 2 से लेके एंड तक हम चलते हैं। सबसे पहले हम फेज 1 में आ जाइए, 75 टू 80 डिग्री सेल्सियस, जो एंड में 75 से रिड्यूस हो जाता है 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फेज 1 का। फिर ये अपना जो आपका नेचुरल कंपोस्टिंग है, सीजनल कंपोस्टिंग है, उसमें तो ऑल आउट ये चलेगा। बट यहाँ पे आपका फेज 1 में 70 टू 75 डिग्री आ जाता है। अब आ जाइए फेज 2। फेज 2 में 3 फेज है। ठीक है, प्री पेस्चराइजेशन कंडीशनिंग, पेस्चराइजेशन, पोस्ट पेस्चराइजेशन कंडीशनिंग। प्री पेस्चराइजेशन कंडीशनिंग जैसे हम लेवलिंग बोलते हैं, मतलब पूरी कंपोस्ट जब आप बिन में भरते हो, टनल में भरते हो, तो उससे सारी कंपोस्ट का टेम्परेचर हम लेवल करते हैं। क्लियर। उस स्टेज को हम कहते हैं प्री पेस्चराइजेशन कंडीशनिंग फेज 2 में। उसका टेम्परेचर है 45 टू 52 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया फेज 2 पेस्चराइजेशन। जब सारा टेम्परेचर आपका लेवल हो जाता है तो हम उसको 60 डिग्री तक लेके जाते हैं। 60 डिग्री से ऊपर नहीं लेके जाना, किलिंग हो जाएगी, हमें पेस्चराइजेशन करनी है, स्टरलाइजेशन नहीं करनी। हमेशा ध्यान रखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड पेस्चराइजेशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्टरलाइजेशन और पेस्चराइजेशन के बीच में डिफरेंस है। क्लियर। पेस्चराइजेशन में सिर्फ हम अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं, पर स्टरलाइजेशन में हर तरीके के, हर स्टरलाइजेशन हाई टेम्परेचर पे चली जाती है, 60 से ऊपर वो स्टरलाइजेशन हो जाएगी। आपके माइसीलियम, आपके कंपोस्ट में किसी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बचेगा, ग्रोथ नहीं होगी, आपकी कंपोस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। प्रेशराइजेशन में क्या है, आपको जो माइसीलियम, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, जैसे एक्टिनोमाइसीडीज चाहिए हमें, ठीक है, वो आपके 5 फिंचेस रहेंगी, वो ग्रो करेंगी। क्लियर। अदरवाइज अगर आप प्रेशराइजेशन हाई टेम्परेचर स्टरलाइजेशन कर देते हैं, कई लोग कहते हैं यार स्टरलाइजेशन कर दो कोई बात नहीं, बट वो ना के बराबर होगी, कंपोस्ट नील हो जाएगी, प्रोडक्शन आपकी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, 5-7% पे आप निपटोगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रेशराइजेशन। देन पोस्ट प्रेशराइजेशन कंडीशनिंग, टेम्परेचर सेम, फिर वही 45 टू 52 डिग्री सेल्सियस, ये हमें टेम्परेचर रखना है। अब आ गया स्पॉन रन। स्पॉन रन, जब आप स्पॉनिंग करते हो, स्पॉनिंग करते वक्त मोस्टली जितने भी हम क्या करते हैं, हम इनिशियल पैसा बचाने के लिए टनल जो टेम्परेचर है, मान लो गर्मियों में आप स्पॉनिंग कर रहे हो, बट टनल आपका गर्मी का टेम्परेचर बाहर का 35 डिग्री है, कंपोस्ट का टेम्परेचर नीचे आता नहीं है, तो उस केस में आप उसको लगाते हो, टर्निंग करने करने वहीं पे जेसीबी से लगे रहते हो, ताकि उसका टेम्परेचर डाउन आ जाए स्पॉनिंग करने के लिए। पर ये बहुत एक गलत प्रोसेस है, आपको ऐसा नहीं करना। आपको एक AHU यूनिट आपको टनल के साथ भी लगानी है, एक AHU यूनिट आपको टनल के साथ भी लगानी है, जिससे क्या है, आपके कंपोस्ट का टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास आ जाए। अब जब कंपोस्ट का टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास आ जाएगा, तो आप उस टाइम पे स्पॉनिंग करोगे। उसके बाद स्पॉनिंग आपका जो स्पॉन रन है, आपका स्पॉन रन आपका होगा 25 टू 23 टू 24 डिग्री सेल्सियस। ये रूम का टेम्परेचर है, स्पॉन रन के रूम का टेम्परेचर। हमेशा रूम का और उसका टेम्परेचर वेरी करता है। हमेशा बैग का या बेड का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री नीचे रहता है, रूम का टेम्परेचर बैग के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री ऊपर रहता है। तो उसी हिसाब से हमें मेंटेन करना है। अगर आपको बैग का टेम्परेचर मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 20 डिग्री लेके जाना है, तो रूम का टेम्परेचर आप 17 डिग्री रखोगे, तो ये 2-3 डिग्री का फर्क पड़ेगा ऑल ओवर रूम में। क्लियर है। तो हम स्पॉन रन में रूम का टेम्परेचर यहाँ पे मैंने अलग मेंशन किया है 23 से 24, तो आपका बैग का टेम्परेचर 25 से 26, 1 डिग्री का या 2 डिग्री का फर्क पड़ेगा। ये डिपेंड करता है रूम के साइज पे भी। ऐसे ही केस रन में बैग और बेड का टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री होगा सेम। क्लियर। देन पिन हेड फॉर्मेशन।
पिन हेड फॉर्मेशन जब बटन बनता है, क्लियर, बटन जब पिन्स बननी शुरू करती हैं, हम कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन में हमारा जो रूम का टेम्परेचर है 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रूम का टेम्परेचर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और पिन हेड फॉर्मेशन से बटन फॉर्मेशन तक हम रूम का टेम्परेचर, सॉरी बैग का टेम्परेचर जो लेके जाएंगे वो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस लेके जाएंगे। यहाँ पे हर लेवल पे टेम्परेचर बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपको ध्यान देना है। टेम्परेचर में कोताही नहीं बरतनी। मोस्टली टेम्परेचर, मुझे नहीं पता आप लोग अपने कैसे शेड्यूलिंग करते हो, टेम्परेचर हर 4 या 3 घंटे बाद आपको नोट करना है, और ये लगातार आप नोट करोगे, लगातार 24 आवर, क्लियर। ऐसे दिन में अगर आप 4 बार भी लेते हो तो आप 6 बार टेम्परेचर नोट कर लोगे। कहीं पे वेरिएशन होगी आपको पकड़ी जाएगी, किस उसका रीजन क्या है वो भी आप फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट, यहाँ पे भी मैंने एक टेम्परेचर ग्राफ बनाया हुआ है, मैंने नहीं बनाया हुआ, बेसिकली डीएमआर का है, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च का। अब इसमें क्या है सॉरी, अब टेम्परेचर ये देखिए, ये लेवलिंग, देन प्री प्रेशराइजेशन कंडीशनिंग ये हो रही है यहाँ पे, ये प्री प्रेशराइजेशन कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग के बाद हम यहाँ पे पूरे 60 डिग्री पे अगर देखोगे तो किलिंग कर रहे हैं। उसके बाद पोस्ट प्रेशराइजेशन कंडीशनिंग हो रही है, फिर उसके बाद हमने कूल डाउन कर दिया स्पॉनिंग के लिए। अगर यहाँ पे आप स्पॉनिंग देखोगे, ये भी यहाँ पे 25-28 के आसपास कूल डाउन कर रहे हैं, क्लियर। लो टेम्परेचर लेके आ रहे हैं, लो टेम्परेचर पे हमें स्पॉनिंग करनी है। स्पॉनिंग जितना आप लो टेम्परेचर पे करोगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि कंपोस्ट एक बार रूम में जाने के बाद टेम्परेचर जरूर पकड़ती है, उसके बाद हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्पॉन रन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब हम स्पॉन रन और केस रन करते हैं 95% है। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी पिन हेड फॉर्मेशन पे 85% पे ले आते हैं। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिक क्या है, अगर 85% जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है तो जो आपका बैग है, बेड है, ठीक है, उससे क्या है, वो जो मॉइस्चर है कम धीरे धीरे भागता है। मान लीजिए आपका बेड है, बेड में से जो आपका ऊपर केस है, केसिंग है, 2 इंच की केसिंग है। अब जब आपका 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कमरे में, तो आपका यहाँ से जो मॉइस्चर इवेपोरेट होगा बाहर बहुत स्लो होगा। उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट है नीचे के वो भी ऊपर आएंगे, केसिंग में आएंगे, जिससे केस रन आपका बहुत बढ़िया होगा, स्पॉन रन आपका पिन हेड फॉर्मेशन आपकी बहुत बढ़िया होगी। अगर आपका टेम्परेचर हाई है, अगर आपका टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई से क्या होगा, मॉइस्चर इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, मॉइस्चर इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगी। मॉइस्चर इवेपोरेशन से होगी, आप पानी ठोकते रहेंगे मॉइस्चर इवेपोरेट करता रहेगा, पानी ठोकते रहेंगे मॉइस्चर इवेपोरेट, क्यों, क्योंकि आपका टेम्परेचर वेरिएशन है, आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं है, ठीक है, 85% नहीं है, ज्यादा है, सॉरी कम है उससे 85% से। अब इस कंडीशन में आपके जो केसिंग है, केसिंग में केक बन जाएगा, क्लियर, मैट फॉर्मेशन हो जाएगी केसिंग में। इस कंडीशन में आपकी जो अपना बटन है वो भी प्रॉपर नहीं बन पाएगा, आपका स्पॉन रन बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, केस रन भी आपका बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। और अगर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85% है, आपकी बहुत परफेक्ट पिनिंग बनेगी। सेकेंडली, ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जब अपना मॉइस्चर स्लोली इवेपोरेट करता है तो जो हीट और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है, क्योंकि आपका जो केसिंग है वहां पे लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, माइसीलियम हमारा जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब वो जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, वो बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा है, लगातार ग्रोथ कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। एक कमरे में अचानक जो ऑर्गेनिज्म का अमाउंट है बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे CO2 बढ़ जाता है। अब वो CO2 बाहर निकलती है एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज के थ्रू। तो ये रिलेटिव जब 85% ह्यूमिडिटी होती है, ये गैसेस एक्सचेंज बहुत अच्छा होता है, CO2 आपकी प्रॉपरली रिमूव हो जाती है आपके केसिंग से। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, ये दोनों एयर में इजीली एक्सचेंज हो जाता है इनका। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कार्बन डाइऑक्साइड हमें स्पॉन रन में 10,000 से ऊपर जितना मर्जी चले जाए, 15,000 से भी ऊपर चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। कई बार तो क्या होता है, बहुत सारा अपना इतने ज्यादा हो जाता है, अभी आदमी सांस भी नहीं ले पाता, और ये उसकी सबसे इंपॉर्टेंट मीटर है, ह्यूमन मीटर है। ये जो इंसान अंदर घुसा है उसका दम घुट रहा है, इसका मतलब अंदर CO2 परफेक्टली बनी हुई है। बट एक चीज मैं आपको एक इंस्टेंस सुनाता हूँ, एज अ जब हम ग्रोइंग कर रहे थे तो एक हमारा लेबर वाला ठंड, गर्मी में ठंड के चक्कर में ग्रोथ रूम में जाके सो गया। उस लड़के को हम ढूंढते रहे, थोड़ी देर बाद वो बेहोशी की हालत में मिला हमें। क्यों, क्योंकि CO2 बहुत ज्यादा थी, उसको पता नहीं था।
तो ये चीज अपने कभी भी लेबर होती है या कोई भी है उन सबको समझाओ, जब स्पॉन रन और केस रन चल रहा है उस टाइम पे, वैसे तो कभी भी नहीं सोना, बट उस टाइम में रूम में एंट्री मिनिमम करो, क्योंकि ये एक तरह से पॉइजनस भी है, धीरे धीरे ये स्लो किलिंग का काम करती है, धीरे धीरे इंसान को भी खत्म कर देती है, ज्यादा देर ग्रोइंग रूम के अंदर नहीं रहना। ये एक इंस्टेंस मैंने आपको सुनाया। नेक्स्ट है केस रन। केस रन भी आपका इसी उस पे होगा, CO2 अपना CO2 की पीपीएम में होगा। पीपीएम होता है पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड है। देन पिन हेड फॉर्मेशन। पिन हेड फॉर्मेशन में हम बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं, ये 800 से 1000 ppm तक हम ले आते हैं, 800 से 1000 ppm तक ले आते हैं। जब पिन हेड फॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद फिर हम बटन डेवलपमेंट की स्टेज पे, यहाँ पे हम 1000 से 1500 के ppm के बीच में ये हम कॉन्टिन्यूसली रखते हैं। इस इतनी ppm पे आपकी मशरूम को कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट, अगर हायर पिनिंग स्टेज पे अगर आप हायर CO2 रखते हो, जब पिन है, पिन स्टेज पे आपकी CO2 बहुत ज्यादा है, तो यानी कि आपकी 1000 या 1500 या 1500 से ऊपर आपकी है, ठीक है, उस टाइम पे आपकी मशरूम बड़ी अजीब सी होगी, वो मैं बता देता हूं। ऊपर आपका मशरूम अगर ये है तो उसकी स्टेम भी ये होगी, ऐसी। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे यहाँ पे, क्लियर भी, बटन कौन सा है और स्टॉक कौन सा है, इस चीज को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो ये एक निशानी है। दूसरी, अगर हाई, अगर मान लो आपका पिन हेड फॉर्मेशन होगी, अचानक उसके बाद CO2 रूम में बढ़ जाती है, तो आपकी जो मशरूम है उसकी जो स्टिक है वो बहुत बड़ी हो जाएगी और मशरूम छोटी छोटी ऊपर निकलेंगी, ये कह लो मशरूम लाइट वेट भी होगी। तो ये दो निशानियां हैं जो क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे इफेक्ट पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि अगर मशरूम लाइट वेट होगी आपकी क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है। अगर आपकी ह्यूमिडिटी, मान लीजिए ह्यूमिडिटी का ये सेम इफेक्ट हम ह्यूमिडिटी में भी कह सकते हैं, अगर आपका ह्यूमिडिटी या वाटर कंटेंट बहुत कम है मशरूम में, तो भी आपकी मशरूम लाइट वेट होगी और आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे इफेक्ट इसका पड़ेगा। नेक्स्ट है एयरिंग प्रोसीजर। एयरिंग प्रोसीजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मशरूम इंडस्ट्री में। 90% मशरूम इंडस्ट्री में लोग अंदाजे से एयर फ्लश करते हैं, उनको पता ही नहीं होता भी हम क्या मेथड फॉलो करना है, क्या हमें इंस्टेंट मशरूम लेनी है, क्या हमें स्लो मशरूम लेनी है, क्या हमें कह लो फर्स्ट फ्लश में ही 60-70% मशरूम लेनी है। ये सब डिसाइड कहां से होता है? एयरिंग प्रोसेस से। अब ये बेसिकली आपका जो AHU है, AHU के बाहर हम AHU जो हमारी एयर वेंटिलेशन एयर डक्ट होती है वो AHU के पीछे अटैच होती है, वहां पे एक डैम्पर लगा होता है। डैम्पर कुछ नहीं है, एक फ्लैक्स सिस्टम होता है जिसको हम एयरेशन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। वो नीचे एक डैम्पर, दो डैम्पर लगे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे नीचे में हम रिसर्कुलेशन का लगा होता है और ऊपर जो डैम्पर लगा होता है वो होता है फ्रेश एयर का। अब यहाँ पे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, हमें 10% फ्रेश एयर देनी है, 20% फ्रेश एयर देनी है, 30% फ्रेश एयर देनी है, 40% फ्रेश एयर देनी है, 100% फ्रेश एयर देनी है। यहाँ पे अगर 100% फ्रेश एयर देनी है तो हम रिसर्कुलेशन का जो डैम्पर है उसे बंद कर देंगे और फ्रेश एयर का डैम्पर 100% ओपन कर देंगे। तो ऐसे हम परसेंटेज को कह लो वेरी करते हैं फ्रेश एयर की। बट एक चीज ध्यान में जरूर रखिए, आपका जो एयर सिस्टम है, जो अपना फ्रेश एयर सिस्टम है या रिसर्कुलर सिस्टम है, ये AHU के साथ अटैच होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, आपका ये AHU है, AHU के पीछे लाके यहाँ पे छोड़ देते हैं, आपको लगता है भी ये अब सक करता रहेगा, यहाँ पे भी एक पंप लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत कम आपकी जो फ्रेश एयर है वो जाती है, आपकी CO2 रूम में बढ़ जाती है, आपका मशरूम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का सत्यानाश बढ़ जाता है। बट ऐसा नहीं करना, हमें उसके पीछे लगाना है, AHU के पीछे हमें लगाना है और यहाँ पे एक डैम्पर देना है और एक डैम्पर यहाँ पे देना है, ताकि हम उसकी एयर की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकें। अब ये क्वालिटी हमें कितनी लेनी है, कितनी परसेंटेज लेनी है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ एयरेशन। तो सबसे पहले है सॉफ्ट एयरेशन। सॉफ्ट एयरिंग, सॉफ्ट एयरिंग मींस हमने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है फ्रेश एयर में, सिर्फ 10 से 20% फ्रेश एयर दे रहे हैं, 10% फ्रेश एयर दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं। तो इसमें एयर का टेम्परेचर हम 14 डिग्री सेल्सियस जो लेके आते हैं 48 घंटे में लेके आते हैं, पहला पॉइंट। कंपोज का टेम्परेचर 17 डिग्री लेके आते हैं 96 घंटे में, 96 आवर में लेके जाते हैं। पहली जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिड्यूस करते हैं 4000 ppm 48 घंटे में, अगली फिर 2000 ppm रिड्यूस करते हैं 24 घंटे में, फिर 1000 ppm तक लेके आते हैं 72 घंटे में। ह्यूमिडिटी 95
परसेंट से 85% लेके आते हैं 48 आवर में। स्वीयर, इससे क्या होगा, आपके फ्लश छोटे छोटे फ्लश आएंगे, आपकी मशरूम हैवी होगी और आपको मार्केट में मुझे नहीं पता रेट का आपको अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि परचेज करने वाला तो हमेशा कहता है आपकी मशरूम खराब है। क्लियर, ये सबके साथ है, बट आपके मशरूम की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत बढ़िया आएंगी। नेक्स्ट है मॉडरेट एयर। मॉडरेट एयर मींस आप यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन कम कर देते हो वेंट एयर और वेंटिंग में, ठीक है। अब एयर यहाँ पे 30 to 40% या 20 to 30% हम देते हैं। इसमें क्या है, हम 24 घंटे में 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले आते हैं, कंपोस्ट का टेम्परेचर 72 में लेके आते हैं 17 डिग्री, और 2000 से 2500 ppm हम 24 घंटे में ले जाते हैं, और उसका अपना 1000 ppm 48 से भी कम टेम्परेचर में, सॉरी 48 से भी कम आवर में ले आते हैं। यह है मॉडरेट, और इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95% टू 85% हम 24 घंटे में लेके आते हैं। ये थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस ग्रोवर हैं जिनको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, ये वो करते हैं। जो आपका स्वेयर एयरिंग था वो सिर्फ आपका, सॉरी स्वेयर का सॉफ्ट एयरिंग था, वो आपके जो अभी नए हैं मार्केट में मशरूम कल्टीवेशन वाले या ग्रोवर, वो सॉफ्ट एयरिंग करते हैं क्योंकि अभी तजुर्बा नहीं है। अब जो नेक्स्ट आ रहा है, कह लो ये स्वेयर एयरिंग, ये उन ग्रोवर्स के लिए है, वो ग्रोवर्स इसे ऑप्ट करते हैं जो हाईली एक्सपर्ट हैं मशरूम ग्रोइंग में। क्यों? क्योंकि उनको पता है कौन कौन से फैक्टर कैसे कैसे कंट्रोल करने हैं, कोई भी फैक्टर ऊपर नीचे नहीं जाने देते, और बिल्कुल स्वेयर एयरिंग करके मशरूम की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बहुत बढ़िया लेते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, एयर टेम्परेचर जितना जल्दी हो सके 14 डिग्री सेल्सियस ले आते हैं, कम से कम टेम्परेचर में 100% एयर फ्लश करते हैं, 100% कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं ग्रोइंग रूम से, और 17 डिग्री सेल्सियस जो कंपोस्ट का है वो 48 आवर में लेके आते हैं, और 12 घंटे के अंदर अंदर हम 1000 ppm से भी नीचे, 12 घंटे के अंदर अंदर 1000 ppm से भी 1000 ppm तक हम ले आते हैं। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी कह लो कंपोस्टिंग को, सॉरी मशरूम की क्वालिटी और क्वांटिटी को इफेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हम जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 95% से 85% हम 12 घंटे में ले आते हैं। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्वांटिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ मशरूम कल्टीवेशन। इन बातों को ध्यान में रखिए। आप 3-4 चीजें कंट्रोल करके, क्या करता है ज्यादातर हम क्या करते हैं, कहां फंस जाते हैं, या हम टेम्परेचर कंट्रोल कर पाते हैं, CO2 नहीं मेंटेन होता, CO2 मेंटेन कर पाते हैं तो RH नहीं मेंटेन होता, RH मेंटेन कर रहे हैं तो टेम्परेचर नहीं मेंटेन होता। तो ये सब तीनों फैक्टर अगर मिलके काम करेंगे तो ही आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी बिल्कुल A1 होगी। मार्केट में आपको कोई भी आप कहीं पे भी आप मार नहीं खाएंगे। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स जो हमने अभी डिस्कस किए, जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इफेक्ट करते हैं। ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, पूरे YouTube में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। धन्यवाद।